नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम खास खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास खबर में कुछ ऐसी खास खबरों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। हालांकि मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन मुलाकात होगी जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सुशासन, कानून का राज, बाहुबलियों का संदेश, रॉबिन हुड की छवि बनाने वाली ताकत, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस खास खबर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य की छवि, खास करके पुलिस की छवि सुधारने को लेकर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। दागी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिनको लेकर बिहार पुलिस पर नकेल कसने की जरूरत है। चलिए तो फिर खास खबर की हम शुरुआत करते हैं। बाहुबली कौन? जी हां, बड़ा सवाल है। एक तरफ रीतलाल यादव है तो दूसरी तरफ पुलिस है, और सवाल यही है कि इसमें बाहुबली कौन है। पटना को लेकर यही चर्चा होती है कि जिस पुलिस अधिकारी की पटना पोस्टिंग होती है, सीनियर ऑफिसर एसएसपी तक इस मामले में बदनाम रहे हैं। थाना अध्यक्ष ही कौन कहे, हर अधिकारी जमीन के खरीद फरोख्त में शामिल हो जाते हैं। बड़ा डील होता है तो एसएसपी तक आंच जाती है। कोई नई बात नहीं है। पटना के कई एसएसपी पर जमीन खरीदारी में बिचौलिए के काम करने की बात सामने आ चुकी है। पुलिस मुख्यालय मौन रही है, सरकार भी मौन रहती है, लेकिन हर बड़ा डील घोंसले की चोंचले की तरह यहां के पुलिस के आला अधिकारी के सहारे ही होता है। कई डीएसपी स्तर के अधिकारी भी इस खेल में शामिल है। सबको पता है कि पटना के वो कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो बाईपास में करोड़ों करोड़ रुपए की जमीन की खरीदारी की है, और हर उस खरीदारी के पीछे एक आम इंसान की मेहनत की कमाई को लूटते हुए आप देख सकते हैं। मेहनत की कमाई से वो जमीन खरीदते हैं, लेकिन कब्जा कोई और कर लेता है, और जिसके पास इंसाफ के लिए लोग जाते हैं वही इस खेल में शामिल हो जाते हैं। जी हां, उसी तरीके से जिस तरीके से बिल्ली के पास चूहा रोटी की हिस्सेदारी के लिए पहुंचता है, यही खेल, चूहे बिल्ली की खेल पटना में हो रहा है। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ बाहुबली रीतलाल है, जिनका पहले से यह छवि रही है कि दानापुर के उन इलाकों में बिना इनके इजाजत के बगैर आप जमीन पर काम नहीं शुरू कर सकते हैं। जमीन खरीदना तो दूर, अगर आपका जमीन है तो बिना पैसे दिए हुए, इनके गुर्गे के पैसे दिए हुए आप काम नहीं शुरू कर सकते। लेकिन जनता ने तय किया कि क्यों नहीं इसी बाहुबली को रॉबिन हुड बना दे, इसी को क्यों ना वोट कर दे, जनप्रतिनिधि बना दे, फिर हम इससे बात करेंगे कि भाई आप तो हमारे रहनुमा हैं। और कुछ ऐसी ही बात हुई है। बड़ा मामला दिलचस्प है। एक इंजीनियर साहब है, सीनियर सिटीजन, पूरी जिंदगी अपनी नौकरी सरकार के सेवा में लगा दी। उनकी दो बेटी है, एक पटना हाई कोर्ट में वकील, एक डॉक्टर है। बड़ी मेहनत से दानापुर में उन्होंने जमीन खरीदी। उस जमीन पे पुलिस मुख्यालय में तैनात एक धनंजय सिंह है। जरा धनंजय सिंह को हम भी तलाश करेंगे कि वो आखिर धनंजय सिंह है कौन, जो उस भू माफिया के संरक्षण में खड़े हैं। उस लाचार बेबस बेटी और बाप के साथ के न्याय के साथ वो नहीं खड़े हैं, उस भू माफिया के खिलाफ के साथ खड़े हुए हैं, जिनकी नजर उस इंजीनियर साहब की जमीन पर पड़ गई है। लगातार थाने जाते रहे इंजीनियर साहब, हाई कोर्ट में वकील, बेटी डॉक्टर, थाने दानापुर थाना में गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर गए रीतलाल के दरबार में, और उसके बाद क्या हुआ, जरा पहले रीतलाल और जो पीड़िता है उनके पिता का क्या कहना है, उनके परिजनों का क्या कहना है, पहले जरा ये सुन लीजिए। तब फिर हम आपको पटना में जो जमीन माफिया को लेकर पुलिस संरक्षण में क्या खेल हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम जी, पटना मुख्यालय जी, पुलिस लाइन से बोल रहे हैं जी। इसमें हम सेल में आपसे बात हुई? मेरे भाई से। मेरे भाई, ठीक है ठीक है। मेरे भाई को धमकी दिया गया जी।
तुम्हारा अधिकार में नहीं है। गुंडा हम है, पुलिस हम है। तुम इस चीज़ का निष्पादन नहीं करोगे। हम जिसको चाहेंगे उसको ज़मीन कब्जा कराएंगे और दिलाएंगे। तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, न तुम्हारा भाई का। तो हम यही सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, रीतलाल यादव सरकार से पूछ रहे हैं क्या मेरा अधिकार नहीं है हम सवाल खड़ा करने को। पुलिस वाले के संरक्षण में अतिक्रमण का काम चल रहा है, किसी सामान्य आदमी की जमीन पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। और विधायक कह रहे हैं कि विधायिका को ये राइट है ना कि हम थानेदार से भी सवाल कर सके। लेकिन आप ये समझिए कि पटना में ये खेल आज से नहीं खेला जा रहा है। 2005 के बाद जब नई सरकार बनी, कौड़ी के भाव जमीन बिक रहे थे। अचानक 2 लाख 4 लाख रुपए इकट्ठे बिकने वाला जमीन 20 लाख 30 लाख 40 लाख अभी तो करोड़ रुपए में पहुंच गया है। तो जैसे ही जमीन का दाम रातों रात आसमान को छुआ, जमीन माफियाओं का प्रवेश हुआ पटना में और संरक्षण मिला एसएसपी स्तर के अधिकारियों तक का। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं। कई पुलिस अधिकारी इनके भी मित्र हैं जो इस खेल में शामिल हैं। नाम कहना वाजिब नहीं होगा, लेकिन वो पुलिस अधिकारी अगर देख रहे होंगे तो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि आप पटना में आप पोस्टिंग क्यों चाहिए आपको। पूरे बाईपास इलाके का, बिहटा के इलाके के जमीन की अगर हम बात करें तो कई एसएसपी स्तर के अधिकारी पटना में रहे हैं पोस्टेड, जिनके मर्जी के खिलाफ जमीन का बड़ा डील नहीं हुआ है। मरगूब, क्या लगता है इस बार कौन बाहुबली है ये साबित होगा, रीतलाल या फिर दानापुर पुलिस? क्या लगता है किसकी जीत होगी? देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर वो धनंजय सिंह कौन है ये अपने आप में बड़ा रहस्य है अभी तक, कि उसने ये कहा कि मैं पुलिस मुख्यालय में तैनात हूं और रीतलाल के भाई को ये धमकी दी गई कि आप इस बीच से हट जाएं, विनोद सिंह को जो करना होगा करेंगे और आपको इस मामले में आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। तो रीतलाल यादव से जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इसी मामले को उठाया कि एक जनप्रतिनिधि के यहाँ, हमारे पिताजी मुखिया हैं, हमारा भाई समाज सेवा भी करता है, हमारा भाई पंचायत समिति भी जुड़ा हुआ है, मैं खुद एमएलए हूँ और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं। आज अरविंद सिंह आए तो हमें जब इन्होंने पूरे व्यथा सुनाई तो हमने कहा, हमारे भाई को सुनाई तो हमने अपने भाई को कहा कि आप थोड़ा विनोद सिंह से बात कर लीजिए। विनोद सिंह से बातचीत की गई कि आप अपना कागज लेकर के आइए, ये भी आएंगे और मामले को सॉर्ट आउट कर लीजिए। कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं थी। इसी बीच में हमारे भाई को कोई धनंजय सिंह पुलिस मुख्यालय से फोन करके बोला कि आप बीच में से हटिए, आप क्यों बीच में पड़े हुए हैं, और उन्हें धमकी दी गई। अब सवाल है, उनका ये कहना था, सवाल है एक जनप्रतिनिधि जिनके यहाँ एक एमएलए है, एक मुखिया है, एक पंचायत समिति से जुड़ा हुआ लोग है, हमारे यहाँ लोग नहीं आएंगे तो किनके यहाँ लोग जाएंगे? हमारे यहाँ जब अरविंद सिंह आए तो हमने उनकी मदद करने की सोची। और अब पुलिस के चरित्र को आप 2005 से देख रहे हैं, उस सुशासन राज से देख रहे हैं, आप दोनों आदमी साथ साथ देखते आ रहे हैं। वो दौर भी है कि पटना के कई ऐसे एसएसपी हुए हैं जो इस जमीन के रैकेट के खेल में शामिल रहे हैं। आप भी जानते होंगे, कई डीएसपी स्तर के अधिकारी रहे, कई थानेदार रहे। मुस्कुरा हम इसलिए रहे कि हम दोनों आदमी उन थानेदार से इस इशू को लेकर बात भी करते रहे। लेकिन इस बार सामने रीतलाल यादव है और रीतलाल यादव उस इलाके के अब विधायक है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जो इंजीनियर परिवार है, जिस तरीके से उनको दबाने की कोशिश हो रही है और सामने रीतलाल खड़ा है और दूसरी तरफ दानापुर पुलिस खड़ी है और पुलिस मुख्यालय में तैनात एक धनंजय सिंह पुलिस अधिकारी है। जरा हम लोग, आप भी खंगालिए कि ये धनंजय सिंह कौन है, हम भी खंगालते हैं। लेकिन कितना दिलचस्प होगा ये टक्कर, हम क्योंकि ये टक्कर है और रीतलाल यादव को भी रॉबिन हुड की छवि बनानी की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब वो राजनेता बन चुके हैं, विधायक, माननीय विधायक हो चुके हैं, भले उन पर दर्जनों इसी तरीके के मामले क्यों न दर्ज हो। तो कितना दिलचस्प होगा ये टक्कर, क्योंकि एक बाहुबली और एक पुलिस में बाहुबलियों का बीच का जो टकराव है, सामने वाला भी विधायक है, आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि वो अब अपराधी रहा। और दानापुर के इलाके में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, जमीन खरीदारी में का कब्जा अभियान इस तरीके से तेजी से बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में कितना मुश्किल होगा दानापुर में पुलिस और रीतलाल के बीच कॉम्बिनेशन बनाए रखने में। जी बिल्कुल संतोष जी, आपने सही कहा। निश्चित जब वह हमसे बात कर रहे थे तो उनकी पूरी बात से यही लग रहा था कि शायद उन्हें चुनौती देने वाला कौन खड़ा हो गया,
वो बार बार यही बोल रहे थे कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास लोग आएंगे और हमारे भाई को धमकी दी जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री से या डीजीपी से हम अपील करते हैं कि इस पूरे मामले को खुद देखें, पुलिस कहां खड़ी हुई है, पुलिस मुख्यालय से लोग धमकी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अजीब सा उनके चेहरे पर सिकन था, वो टेंशन था, सिकन था, राहत था, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हमारे परिवार को चुनौती कौन दे रहा है। जब हमारी बातचीत हुई कह सकते हैं कि अरविंद सिंह से, तो उन्होंने कहा कि हम इनके पास मदद के लिए आए हैं और इनका जो आदेश होगा हम वही करेंगे, क्योंकि हमारे ये विधायक हैं। उन्होंने भी यही कहा जो आपने शब्द का यूज किया कि ये हमारे विधायक हैं। पहली वाली बात इनमें नहीं है, अब ये विधायक है, हमने इन्हें चुना है, तो हम कहां जाएंगे, हम पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, तो हम जनप्रतिनिधि के पास आए हैं और हमारे सामने में इनके भाई को धमकी दी गई। तो बड़ा दिलचस्प खेल है। निश्चित तौर पर यह खेल अब 2-4-5 दिन में कहीं ना कहीं ये पूरा प्लेटफॉर्म सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन है अरविंद सिंह के तरफ से रीत लाल हैं, तो आखिर विनोद सिंह की तरफ से कौन कौन से, एक दो धनंजय सिंह का नाम आया, दूसरे कौन व्यक्ति हैं ये भी सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा खेल अभी 2-4-5 दिन में पूरी तरह से खंगाल के सामने आएगा और कई चेहरे निश्चित तौर पर सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के सहारे जो पटना में भू माफिया का संरक्षण का जो खेल चल रहा है, चलिए अब देखना यह है कि कौन बाहुबली इस खेल को जीतता है। चलिए अब डॉक्टर की हड़ताल की अब बात करते हैं। बिहार के तमाम जूनियर डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, वो हड़ताल पे हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है और 2 दिनों में ही कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन जूनियर डॉक्टर के बगैर उनका अस्पताल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जरा सुनिए कि अभी सब कुछ तो सामने है कि स्टेपन को लेकर वो हड़ताल पे हैं, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि सरकार वार्ता के लिए बुलाई है। उससे पहले मंगल पांडे तो कह रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री, कि मानवीय आधार पर उनको अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। तो जरा हम मंगल पांडे जी के आग्रह को भी हम सुनते हैं और उसके बाद हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे, क्या अपडेट है खास करके हड़ताल को लेकर। मैं सभी चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि मानव का जीवन बड़ा महत्व का होता है। आपकी जो समस्याएं हैं उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी, लेकिन आप जनहित में अपने काम पर वापस आ जाएं, ये निवेदन मैं जरूर करता हूं। चलिए, मिसाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। मिसाल, बातचीत वार्ता की खबर आ रही है, क्या खबर है, किनसे वार्ता हो रही है इन जूनियर डॉक्टरों की? अपनी बैठक कर रहे हैं, तमाम जो पीएमसी के जूनियर डॉक्टर है एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में कई चीजों का जो है निर्णय लिया जा सकता है, जैसे कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने आग्रह किया है उस बातों को भी जूनियर डॉक्टर ध्यान में रख रहे। यही वजह है कि ये बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और तमाम जूनियर डॉक्टर जो हैं हड़ताल को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर जो है ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से 2 दिनों के हड़ताल में ही जो स्थिति सामने आई है और जिस तरीके से तमाम जो समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर पे ये दबाव तो जरूर है कि जनहित को लेकर जो है ये अपनी हड़ताल को खत्म कर दे। लेकिन जिस तरीके से आज जूनियर डॉक्टरों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा था इस बात को लेकर के कि अभी तक सरकार की तरफ से वार्ता के लिए जो है किसी तरह की पहल नहीं की गई है, तो इसको लेकर के जो ये लोग हैं इन्होंने हड़ताल को जारी रखने का मन बना रखा था। लेकिन अभी अचानक से एक बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ जूनियर डॉक्टर जो है किसी से वार्ता करते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद आगे की जो रणनीति क्या होगी इस बैठक के बाद पता चलेगी। लेकिन जिस तरीके से आज दिन भर जूनियर डॉक्टर ने कामकाज को ठप कर रखा था और इनके समर्थन में जब से रेजिडेंट डॉक्टर आए, हालांकि ये मौखिक रूप से हैं, लेकिन अगर थोड़ी तरह से इनके समर्थन में आ जाते हैं तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर जूनियर डॉक्टर का ये हड़ताल लगातार जारी रहता है तो कल भी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी उसको सोच के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2 दिनों में हड़ताल की स्थिति ये है तो जैसे ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति और भी भयावह होती जाएगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री के आग्रह के बाद और कहीं ना कहीं देखते हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सरकार अगर हड़ताल को ज्यादा दिनों तक अगर टालने में कामयाब नहीं हुई, मतलब हड़ताल अगर समाप्त करने में कामयाब नहीं हुई सरकार, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए हम इस खास बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उस प्रक्रियाओं को तेजी लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, हमें लगता है जहां हमें जानकारी है कि अश्विनी चौबे पटना दरभंगा पहुंचे हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से वो बात कर रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी, एम्स के जुड़े हुए अधिकारी भी उनके साथ हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी उनके साथ हैं और एम्स के शिलान्यास को लेकर कब तिथि निर्धारित की जाए, जमीन अधिग्रहण को लेकर किस तरीके के पैमाने का निर्धारण किया जाए, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर बैठक कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ गिरीश इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। गिरीश, क्या खबर है, किस तरीके की बैठक चल रही है स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में? जी देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो है अश्विनी चौबे दरभंगा पहुंचे हैं और दरभंगा पहुंचने के बाद सबसे पहले जीएमसीएच ऑडिटोरियम में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको स्वागत किया गया। स्वागत के बाद जो है सुपर स्पेशलिस्ट मीटिंग हॉल में दरभंगा जीएमसीएच के तमाम अधिकारी, प्रचार और जिला प्रशासन के डीएम सहित सभी लोग साथ बैठक कर रहे हैं। अभी बैठक चल रही है और एम्स निर्माण को लेकर कब उसका तिथि निर्धारित किया जाएगा, क्या जमीन अधिग्रहित किया गया है, कितना जमीन अधिग्रहित किया गया है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीजों पे विस्तार से चर्चा हो रही है। और उसके बाद जो है तो यहाँ हड़ताल में जो है जूनियर डॉक्टर, तो वो भी उनसे मिलने के इनका प्रयास कर रहे हैं, जो उनसे मुलाकात हो जाए, उन लोग की भी जो मांगे हैं उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री को अपना जानकारी देंगे। इन्हीं सब बातों को लेके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे गिरीश, जिन्होंने बताया कि बैठक में खास करके जमीन अधिग्रहण को लेकर जो समस्या है उस पर चर्चा हो रही है। चलिए अब हम दूसरी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है अररिया से, जहां फारबिसगंज के किराने व्यापारियों से 3 लाख से अधिक की राशि की लूट हो गई है। कैसे लूट हुई, और जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सड़कों पर रहनी है, गश्त तेज करनी है, और इस बीच इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। चलिए विपुल हमारे साथ है। विपुल, क्या है पूरा मामला? जी, ये फारबिसगंज की घटना है जहाँ पे एक मतलब दुकानदार है छोटा, और खास करके वो किसान है, तो मक्का बेच के उनका जो बैंक में रुपया आया था उसकी निकासी करके वो घर जा रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में वो एक सामान खरीदने के लिए कहीं पर रुके, तो अज्ञात अपराधियों ने उसे मोटरसाइकिल से उनका जो रुपया भरा बैग था वो लेकर भागते बने। खास करके फारबिसगंज की बात करें तो फारबिसगंज में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। आज दिन में एक व्यक्ति थे जिनके डिक्की तोड़वा गिरोह ने 90,000 रुपये निकाल ले। इस क्रम में देखा जाए तो फारबिसगंज में लगातार अपराधियों का तांडव जारी है और पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, खास करके छापेमारी के नाम पे या गिरफ्तारी के नाम पे। जी, लगातार हम आपको बताएं कि कटिहार गोढ़ा का वो इलाका है जिन इलाकों में इस तरीके से बैंक से पैसे निकालने वाले के पीछे एक संगठित गिरोह है, जो गिरोह काम करता है और जैसे ही आप पैसे लेकर बाहर निकलेंगे वो मौका के तलाश में रहता है कि कैसे हम छीन कर भाग सके। तो चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। नपेंगे अधिकारी, कौन है वो अधिकारी? मुजफ्फरपुर से खबर आपने देखी होगी कि मोटेशन के लिए इन्हीं के इलाके के कर्मचारी फोन पर पैसे मांग रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा है कि ऐसे अधिकारी जो दाखिल खारिज के मामले में कोताही बरतेंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। तो जरा मंत्री जी की बात सुनिए। 31 दिसंबर के बाद ही विभाग की समीक्षा करने वाले हैं, तो जरा मंत्री जी की बात सुनिए, फिर हम इस बात के सहारे हम अपने रिपोर्टर से भी समझने की कोशिश करेंगे कि मंत्री जी अधिकारी को नापने की बात क्यों कर रहे हैं। लगता है कि आम जनता, किसान, मजदूर, जो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका एक एक चीज़, एक एक पेपर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, जिसके कारण आप अपने संपत्ति का सुरक्षा रक्षा देख सकते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन संपत्ति दर्ज हो चुका है कैसे उसको पहुंचेंगे, और बाकी नक्शा हो, चाहे खतियान हो, चाहे रजिस्टर 2 हो, जो भी चीज़ हो, टोटल चीज़ ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हम लोग पहल कर रहे हैं, पहल हुआ भी है कि ऑनलाइन आपका दाखिल खारिज हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्री के वक्त ही ऑनलाइन आवेदन आपका एक्सेप्ट हो जाए, जिससे कि जो बीच में गैर लोगों के द्वारा
अधिकृत लोगों के द्वारा जो गलत मैसेज समाज में जा रहा है, जो आम जनता परेशान है, उस चीज़ को समाप्ति के लिए हम लोग पुरजोर पहल कर रहे हैं। चलिए, मंत्री जी जो दाखिल खारिज के बीच में जो बिचौलिए हैं, उन बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सोच रहे हैं। बहुत मुश्किल है। कई भूमि सुधार मंत्री जो हैं सो इसी तरीके के दावे किए हैं, लेकिन उस दावे को अमली जामा तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल रहा है। चलिए हम अपने संवाददाता गौतम से बात करते हैं। गौतम, मंत्री जी का ये बयान आना कि जो बिचौलिया हैं दाखिल खारिज के मामले में, उन पर हम कठोर, उस बिचौलियों को हम बाहर करेंगे, ये बयान कैसे ऐसे समय में आया है जब पूरे बिहार में सर्वे का काम चल रहा है? मंत्री जी का ये बयान किस संदर्भ में ये बयान सामने आया है? और जी देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था जो कहा जा सकता है उसको जो किया जा रहा है दाखिल खारिज से जुड़े हुए काम काजों को लेकर, उसको लेकर इन्होंने कहा है। और इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि जो भी नक्शा जो जमीन और खतियान का होगा, वो अगर व्यक्ति चाहे जो विभाग से लेना, तो उनको भी ये नक्शा मुहैया कराया जाएगा और डाक के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में जमाबंदी जो है दाखिल खारिज से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो अब ऑनलाइन अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि जिनकी संपत्ति है उस संपत्ति को देखने के लिए अगर लोगों को जरूरत होती थी तो पहले बहुत सारे ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ता था, रसीद कटाने पड़ते थे। दलालों का जो कहा जाता है कि एक जो घेरा होता था, उस घेरे के साथ जो है वो इस काम को कर पाते थे। मगर अब ऑनलाइन ये व्यवस्था जो करने की शुरू की गई है, इसमें बहुत ही जो कहा जाता है कि एक बड़ी रुकावट ये होगी कि 31 तारीख तक डेट दिया गया है कि हम तमाम जो जमाबंदी से जुड़े हुए जो बैकलॉग हैं, दाखिल खारिज से जुड़े हुए बैकलॉग है, उन तमाम चीजों को जो है हम 31 तारीख तक अपडेट करें। और ये जवाबदेही अंचलाधिकारी को दी गई। आज भी भू अर्जन पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, डीएसएलआर के साथ मीटिंग हो चुकी है। 31 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, इसमें जो है बैकलॉग जितने भी हैं, जमाबंदी से लेकर दाखिल खारिज से लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर जो है अपडेट करने को कहा गया। मगर जो संख्या जो है विभाग कहा गया, और अगर अपडेट नहीं हुए तो अधिकारी नपेंगे। स्वाभाविक तौर पे सबसे ज्यादा समस्याएं इसी बात को लेकर है। चलिए झारखंड चलते हैं, और झारखंड में आज सीएम ने 2 बैठकें की हैं। उसमें एक नाबार्ड के द्वारा किसान को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। 2 कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मान समारोह था, और इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड के बैंक कर्मी थोड़ी उदारता दिखाएं तो झारखंड के किसान भी बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। जरा सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि जिस राज्य में जिस बैंक की आमदनी होती है, जिस रेशियो में, उस आमदनी का अधिक हिस्सा मुझे लगता है उस राज्य में खर्च होनी चाहिए। और इस व्यवस्था इस किसान सम्मान के साथ साथ आज SC/ST के प्रमोशन बोर्ड की भी बैठक थी। हमारे साथ संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, SC/ST प्रमोशन बोर्ड की बैठक भी लगभग समाप्त हो गई होगी। कितने अधिकारियों के प्रमोशन की बात सामने आ रही है, अधिकारी और कर्मचारियों के? फिलहाल यदि बात करें तो बैठक अभी चल ही रही है, और यह बैठक अनुसूचित जनजाति और जितने भी कर्मचारी उसके रिलेटेड आते हैं या अधिकारी आते हैं उसके पदोन्नति से संबंधित बैठक है। और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति के लोग भी, सदस्य जो हैं वे लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि बैठक अभी चल ही रही है, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ निर्णय नहीं हुआ है, और देखना यह होगा कि क्या आज की इस बैठक में क्या कितने अहम फैसले या कह सकते हैं जो निर्णय होते हैं, या फिर इस बैठक में क्या निकल के सामने आता है। कुछ देर के बाद, बैठक के समाप्ति के बाद ही यह पता चल पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री खुद इस बैठक कर रहे हैं, और देखना होगा कि इसमें अनुसूचित जनजाति के जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उन्हें कितना कह सकते हैं, उनके लिए कितना मददगार या फायदे से भरी बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे रांची से। SC/ST के प्रमोशन को लेकर बैठक, बोर्ड की बैठक चल रही है। चलिए अब इस खास खबर को यहीं समाप्त करते, फिर हमारी कल इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।